Okay, 10th class. Today I'm going to discuss whatever I have told you already in the videos. सबका ना सम अप करते हैं पहले तो, ठीक है, एंड देन वील डिस्कस जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली वगैरह का यूनिफिकेशन, वो बाद में देखेंगे. पहले जो पीसीज में पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं. सी, अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो तुमने देखा सबसे पहले वी हैव इट कि फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट था, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ. तो इन 9th क्लास ऑलरेडी यू हैव स्टडीड ऑफ 1789 1791. उसके बाद 93 to 94 रीन ऑफ टेरर था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये उन्होंने जब वो जेल में घुस गए थे ये हुआ था. अच्छा, तो ये सारी डेट्स तो याद होंगी. ठीक, तो अभी क्या है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो मैंने आपको फर्स्ट टेक्स्ट में डिस्कस किया था, उससे क्या था, एक तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई थी, नेशन वाली फीलिंग आई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये वाली चीज़ें आई थी, प्लस लिबरल आइडिया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना, पॉलिटिकल क्लब्स बनाना और सेंसरशिप को हटाना, ये सारी चीज़ें आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ये सब चीज़ें फ्रेंच रिवोल्यूशन से यूरोप के अंदर दिखने लगी थी कि ये भी हो सकता है. ठीक, तो ये सब कुछ जब हो गया तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई, नेपोलियन जो था, नेपोलियन जो है वो 1804 में इस्टेब्लिश हो गया था आके वहाँ पर, 1814 तक रहा था, ऐसा ही कुछ था. 1814 में फिर उसको वॉर में हराया गया. और वो वॉर जो था उसमें 4 स्टेट्स मिले हुए थे, आई टोल्ड यू बिफोर, और उसका नाम था लेप्जिंग. तो इट हेल्ड इन 1813. ठीक, 1813 में हुआ था लेप्जिंग वॉर. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो आपका ट्रीटी बताई थी मैंने आपको, एक ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ वेना वॉज हेल्ड है, और वो कहाँ पर थी, मतलब कब हुई थी वो, इट हेल्ड इन 1815. ठीक, तो 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी, ट्रीटी तो हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये जो वॉर था, इट वॉज अगेंस्ट नेपोलियन, अगेंस्ट ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया. ठीक है, इनके अगेंस्ट हुआ था, नेपोलियन अकेला था और ये सारे एक साथ थे, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, ट्रीटी ऑफ वेना हुई. उससे इन्होंने क्या किया, बर्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश कर दिया, और क्या नाम था उसका, लुइस 18. लुइस 18 जो था वो वहाँ पर 1814 के आसपास किंग बन गया था. ठीक, तो जब वो किंग बन गया, मतलब उसको इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो इट मस्ट बी 1815. इन्होंने इसको बनाया था बिकॉज ही वॉज फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी. ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इसके कोई मतलब बच्चे नहीं थे, तो इसके लिए बाद में, इससे बाद में बना चार्ल्स 10. चार्ल्स 10 जो था वो 1824 में बना था, और 1824 में इसने अपने आप को भाई तगड़ा राजा मान लिया कि भाई ऐसा है, मैं राजा हूँ, मैं किसी की नहीं सुन रहा, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहा, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे करूँगा, आई एम द एब्सोल्यूट मोनार्क. ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, इसने पूरी प्रॉब्लम्स कर ली. अच्छा, उससे पहले 1815 में, 1815 इसलिए मुझे याद आ रहा था, ट्रीटी ऑफ वेना जो हुई थी उसमें आपको मैंने बताया था ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने इसको हेड किया था मीटिंग के, वो थे ये होस्ट कहते हैं जिनको.
एंड ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक, तो यहाँ पर इससे ये इसने हेल्ड की थी, लुइस 18 को किंग बना दिया था, और जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन ने जीती थी वो वापस उनका कंट्रोल हटा दिया था। बस जो जर्मनी का कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, ये याद रखना काम आएगा अभी। 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन था वो एज इट इज़ रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, फिर जब नेपोलियन यहाँ पर हार गया, ये जो नेपोलियन हार गया, तो इसको एल्बा नाम की आइलैंड पे भेज दिया गया। ठीक, अब ये बहुत अच्छा था, मतलब आई रियली लाइक हिम। अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बैटल जीतता हारा है, उसमें भी 4 ने मिलकर एक को हराया था, तो कौन से क्या बड़ी बात हो गई। एल्बा आइलैंड पे इसको भेज दिया गया, लेकिन ये वहाँ से भाग आया 1815 में। 1815 में ये जब आया तो ये 100 डेज़ के लिए इसने रूल किया। इसको तो ये उस टाइम ये था राजा वहाँ पे, तो इसको हटा दिया वहाँ से और अपने आप इसने रूल किया फॉर 100 डेज़। ठीक, अच्छा, तो ये जो 100 डेज़ के बाद इसने फिर लड़ाई करनी शुरू करी। भाई थोड़ी सी तो बेइज्जती हुई है। उसके बाद हुआ इसका वाटरलू का बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक, वाटरलू के बाद क्या हुआ, इसको नेपोलियन को ब्रिटिश हेल्ड, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर एक आइलैंड था और उस आइलैंड का नाम था सेंट हेलेना। यहाँ पर इसको भेज दिया गया, इसको वहाँ पर मतलब बंदी बना लिया गया कि ऐसा इसको आसपास में भेजो, बड़ा बेकार आदमी है, वापस आ जाता है, फिर दिक्कत करेगा ये हमें, तो इसलिए ऐसा है, इसको भेजो। ठीक है, अब ये सारे इससे चिढ़ क्यों रहे थे नेपोलियन से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आधा यूरोप अपने अंडर कर चुका था। मैंने आपको बताया था, किसी भी टेरिटरी को जीतता था वहाँ पे अपने भाई को भेज दिया, बहन को भेज दिया, चलो कोई बात नहीं रूल करो। तो इस तरीके से क्या हुआ था, बहुत सारी टेरिटरी इसने कनकर कर ली थी। इससे सबको हो रहा था खतरा, ये दिक्कत कर देगा, ये ले जाएगा हमारी टेरिटरी को। तो इसीलिए इससे लड़ाई वड़ाई करके और इसको शांत करने की कोशिश की गई। इसको सेंट हेलेना आइलैंड पे भेज दिया गया और वहाँ पर इसकी 5 मई 1821 को स्टमक कैंसर हो गया इसको एंड ही डाइड। ठीक, तो ये तो थी थोड़ी सी नेपोलियन की बातचीत। अच्छा, ये डाइड। फिर 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन नाम की चीज़ हुई थी, जो आपको मैंने बताई थी पहले। ठीक, तो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। जुलाई रेवोल्यूशन जो था इट हेल्ड इन 1830 और गिव मी अ मिनट। ही वॉज ओवरथ्रोन, ये जो चार्ल्स 10 था, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल ये रिवॉल्यूशनरिस्ट। ठीक है, और इसकी जगह इन्होंने बोला कि वील इंस्टॉल और किंग, हमारा किंग होगा, और उसका नाम क्या था, फिलिपिन, लुइस फिलिप को उन्होंने बोला कि ही विल रिप्रेजेंट अस, और ये जो है हमारे राजा साहब होंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लुइस फिलिपी जो था, अब ये 1848 में फिर दिक्कत आ गई। क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई, खाने को नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लुइस फिलिपी ने बेचारे ने कुछ किया नहीं। तो लोग आ गए रोड पे, प्रोटेस्ट करने आ गए। अब प्रोटेस्ट करने आ गए तो ये भग गया, ये फ्ली। ठीक, अब यहाँ पर जो ये 1789 में क्या जेल वेल तोड़ दिया था, 91 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो यहाँ से क्या हुआ था, एक नेशनल असेंबली नाम की चीज़ जो है वो इंस्टॉल हो गई थी यहाँ पे। तो नेशनल असेंबली जब भी कुछ होता था तो नेशनल असेंबली जो है एक्टिव होती थी। नेशनल असेंबली ने अपना गद्दा संभाला। ठीक है, और लोगों को राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया। ठीक है, अब नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रांस। अब यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ईयर्स और क्या क्या बीच में हुआ था। ठीक है, अब
थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि यूरोप में क्या चल रहा था। यूरोप में भाई बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी, बहुत सारी पब्लिक अलग अलग तरीके से, बहुत सारी चीज़ें अलग थी, ठीक। अच्छा, हमने फिर देखा लिबरल्स आए, कंजर्वेटिव्स हुए, एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई, पोइट्स ने अपने अलग अलग लिखे, रोमांटिक्स थे, और ये फिलोसोफर्स, फिर कल्चर, लैंग्वेज, इन सब ने मिलकर क्या किया, यूरोप को एक साथ यूनाइट करना शुरू किया। जो डाइवर्सिटीज़ थी वो डाइवर्सिटीज़ हटकर ये वाली सब जो चीज़ें थी वो आपस में लोगों को जोड़े रखना शुरू कर दिया। प्लस इंडस्ट्रियलिज्म जब हुआ तो उससे क्या हुआ, एक मिडिल क्लास सोसाइटी इमर्ज हो गई। और ये जो मिडिल क्लास थी इनको एरिस्टोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब राजा वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ बैकग्राउंड है। अब इफ़ यू रिमेंबर, तो एक मैंने आपको बताया था 1834 में क्या हुआ था, कस्टम यूनियन बनाया गया था। कस्टम यूनियन क्यों बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम क्या था, बहुत सारे बैरियर्स थे और सब जगह, वो बताया था ना मैंने आपको कि 1 मीटर, एक कपड़े को नापने के लिए बहुत सारे यूनिट्स थे बहुत सारी जगह पे। एक फ्रैंकफर्ट सिटी था जर्मनी में, वहाँ अलग था। फिर बहुत सारी सिटीज़ में अलग अलग तरीके से लोग मेजर करते थे और इस वजह से क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी कि कहाँ कितना कस्टम देना है, कितना टैक्स पे करना है। तो कस्टम यूनियन बना जिसको ज़ॉल्वरिन भी बोला गया। तो ज़ॉल्वरिन वाज सेट अप, ठीक है। अब जो ज़ॉल्वरिन है इट वाज इनिशिएटेड बाय पर्शिया, ठीक, एंड देन इट वाज फॉलोड अप बाय जर्मन स्टेट्स। सबसे पहले आई टेल यू जर्मनी क्या उस टाइम क्या हाल था, मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। यहाँ पर जर्मनी जो था इस टाइम पे वो बिखरा हुआ था। बिखरा हुआ कैसे था, देखो, लेट मी गिव यू अ छोटा सा डायग्राम दैट आई हैव मेड सी। सी दिस इज अ छोटा सा मैप। अभी जो सिचुएशन है उसका देखो, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, यहाँ पोलैंड है, ऑस्ट्रिया, ये इटली, ये स्पेन, ठीक है। तो अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है। पहले का जर्मनी जो है, पहले ये ऐसा था, हैनोवर, बावारिया, ऑस्ट्रिया। मेन तुमने देखना है पर्शिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है। पर्शिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही जर्मनी के बहुत स्ट्रॉन्ग सिटीज़ थे, ठीक है। तो पर्शिया जो है वो देवर लिबरल्स और ऑस्ट्रियन जो थे वो थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। यहाँ का राजा जो था ही वॉज रियली पावरफुल और यहाँ का राजा जो था वो भी पावरफुल था। मतलब इनकी जो ना आपस में ये रहता था कि अगर ये थोड़ा सा हिस्सा कनकर कर लें और फिर इनसे लड़ लें तो पूरा जर्मनी एक हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ सिचुएशन थी। तो अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं भाई कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी को जो है यूनिफाई क्यों होना था, एक क्यों होना था। क्या था, जर्मनी में अराउंड 300 स्टेट्स थे पहले, ठीक है। नेपोलियन ने इसको कर दिया 39। अब याद आया जर्मन कन्फेडरेशन, जर्मन कन्फेडरेशन के बाद क्या हुआ, 39 स्टेट्स में उनको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ज़ॉल्वरिंग जो ये हुआ इट हेल्ड इन 1834 लिखा हुआ है, और 1836 तक 25 स्टेट्स जो थे आउट ऑफ 39 दे एग्रीड टू दिस
ज़ोल्वरिन कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो सारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो डाइवर्सिटीज़ का एक कंट्री था उसमें थोड़ी थोड़ी इक्वालिटी और नेशनलिज्म वाली फीलिंग शुरू हुई, एंड दैट्स टू इकोनॉमिक बेसिस पे। पॉलिटिकल अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, इकोनॉमिक बेसिस पर यहाँ पर नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक। अच्छा, और ये लोग जो थे, जर्मनी के लोग जो थे, वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? नेपोलियन की वजह से। जब देखो लड़ाई करते रहते थे और उनको वीक करते रहते थे, ठीक है। अच्छा, अब 1848 में क्या हुआ? रिवोल्यूशन ऑफ 1848 बोलते हैं इसको। इसमें फ्रैंकफर्ट सिटी है ये जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर एक इसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वहाँ पर एक मीटिंग असेंबली कंडक्ट कराई गई, एंड इट वाज फर्स्ट पॉलिटिकल अटेम्प्ट कि ये सारी कंट्रीज़, ये सारी सिटीज़ जो हैं, स्टेट्स जो हैं, वो मिलकर एक हो जाएं एंड यूनिफाई हो जाए जर्मनी, ठीक। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? जो जितने भी ये 39 स्टेट्स थी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया, ठीक। अब इसमें ये मतलब कंक्लूजन ये निकला कि एक तो क्राउन होगा, राजा होगा, ठीक है, एंड ही विल हैव 2 हाउसेस, ठीक। और एक का नाम है स्टैटन हाउस और वॉक्स हाउस, ठीक। तो दिस विल बी ऑफ स्टेट्स एंड दिस विल बी ऑफ पीपल, ठीक है। अब पर्शिया जो था, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए क्या सोचा गया है, क्या बोला गया कि पर्शिया का जो किंग है, पर्शियन किंग जो है, हिज नेम वॉज फ्रेडरिक विलियम फोर, कि ये जो है इनको हम राजा बना देते हैं फॉर होल जर्मनी, ठीक है। लेकिन इसने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, कि क्राउन जो होगा, मोनार्क जो होगा, ही हैज़ टू कंसल्ट पार्लियामेंट, ही हैज़ टू गो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स, ठीक है। इसीलिए तो पर्शियन किंग जो था ये फ्रेडरिक विलियम फोर, इसने मना कर दिया कि आई वॉन्ट बी द किंग, कि अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट वाली चीज़ से चल रहे हो तो मेरे बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट हैंडल इट, तुम कुछ जैसे देखना हो खुद देखो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पर्शिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। अब इन्हें डर तो लगेगा। डर किस बात का लगेगा? कि आपस में लड़ाई ना हो जाए या कोई और कंट्री बीच में आके अटैक ना कर दे हम पे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 1859 में क्या हुआ? फ्रांस जो था, फ्रांस ने एक पेडमोंट, इट्स इन इटली, इनके साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई कर दी, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया और पर्शिया में से अब ऑस्ट्रिया क्या हुआ? वीक हो गया। अब वीक हुआ तो क्या हुआ? यहाँ के जो किंग थे, उसका नाम था किंग फ्रांस जोसेफ साहब जो थे, इनके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह होने शुरू हो गए। तो इन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट बना लो, कर लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, पर्शिया का जो किंग था, क्या नाम था उसका? फ्रेडरिक विलियम फोर। इसको हटा दिया गया, मतलब भाई लड़के, और इनके भैया जी जो थे विलियम, उन्होंने गद्दी को संभाल ले के वैसा है, बहुत दिन हो गए राजा बने हुए, भैया जी राजा बनेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? इन्होंने एक अपॉइंटमेंट की, एंड ही अपॉइंट्स व्हाट? अपना सीएम। देखो, पर्शिया जो है इट्स अ स्टेट ऑफ जर्मनी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है? किंग का राज है। अब ये विलियम जो है अपने इस बंदे को सीएम कह ले कि चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, या पीएम कह ले, क्योंकि वो अपने आप को एक देश कंसिडर भी कर सकते हैं, आफ्टर ऑल ही इज़ अ किंग। तो इसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क,
ओटोमन बिस्मार्क जो था उसको अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया। अब ही इज़ नॉट इलेक्टेड वन, है ना, अपॉइंट किया है, किसने अपॉइंट किया है, द किंग। अब इसने क्या किया, ही वॉज अ कंजर्वेटिव, लेकिन प्रैक्टिकल कंजर्वेटिव था कि हाँ भाई राजा वाजा का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो। ये बहुत ही मतलब देखते हैं इसकी पर्सनालिटी कैसी थी। बढ़िया आदमी था ये, दुख के करता था, लोगों को गोली दे देता था। क्या किया इसने ना सबसे पहले ये बोला कि भाई जर्मनी को ना यूनिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, पर्शिया डोमिनेट करेगा, राजा जो होगा ना वो हमारा राजा होगा, ठीक है, यूनिफाई हम कर लेंगे, ठीक है, हमें सही लग रहा है सब कुछ। अच्छा, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इसने सबसे पहले क्या किया, इसको लगा कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी और ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये रिवॉल्यूशन फलाना ढमकाना, इनको पहले शांत करना पड़ेगा। तो ही बैंड ऑल द पॉलिटिकल ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज़, और इनके बदले कि लोग प्रोटेस्ट ना करें, इसने कुछ रिफॉर्म्स कर दिए। कैसे रिफॉर्म किए, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स। जब तक यूरोप में पता नहीं था किसी को कि सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स होते क्या हैं, इसने कर दिए। और इसके अंदर क्या आया, एक्सीडेंटल बीमा हो गया आपका, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन सिस्टम, ओल्ड एज पेंशन। अब इससे क्या हुआ, जो ये लोग थे मिडिल क्लास लोग, पीजेंट्स लोग, इंडस्ट्री वाले रिलेटेड लोग, ये जो हैं सेटिस्फाई हो गया, अब ये कोई रिवोल्ट नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसने एक ये बोला कि पार्लियामेंट जो है ना, ठीक है तुम बनाओ, तुम्हारी खुशी है इसमें, बना लो पार्लियामेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बट किंग इज़ नॉट ओबीडियंट टू पार्लियामेंट। अगर उसकी मर्ज़ी हो, अगर उसका मन करे तो वो जो है थोड़ा बहुत इधर उधर अपने हिसाब से डिसीज़न कर सकता है, ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज़, इसने क्या किया, अच्छा देयर इज दैट मैप, ये जो है जर्मनी उस टाइम का जो था, यहाँ पर दिस इज़ अ सिटी कह लो, श्लैशवैंग और मैकहैनबर्ग, ठीक है, ये दो जगह का नाम है। यहाँ पे था डेनमार्क, ये वाला स्टेट हो गया, यहाँ पर दूसरा स्टेट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो क्या हुआ कुछ ऐसा कि जो हमारे ये थे बिस्मार्क साहब थे, इन्होंने ऑस्ट्रिया को समझाया, ऑस्ट्रिया को ये समझाया कि देखो अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, तो पहले फ्रांस तुम पे अटैक कर चुका है, और इस बार और अटैक हो गया तो फिर ये देख लेना तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या करो, इसीलिए तुम ना ऐसा करो, हमारे साथ मिल लो, और हम ना पहले डेनमार्क को हरा देते हैं, क्योंकि डेनमार्क के थ्रू ये लोग आएंगे, ठीक है। और डेनमार्क को हरा के क्या करेंगे, ये जो श्लैशविंग और जो हमारा ये दूसरे वाला हॉलस्टीन जो है जर्मनी का ऑक्यूपाई जो उन्होंने किया हुआ है, या फिर ये मतलब इनका पर्शियन, ये जो ये था बिस्मार्क जो था, इसका आइडिया ये था कि पर्शिया यहाँ है, ऑस्ट्रिया यहाँ है, जितने भी जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, उन सबको हम हराते रहेंगे और पर्शिया को कर लेंगे खूब बड़ा। और जब खूब बड़ा कर लेंगे तो ऑस्ट्रिया जो है वो खुद ही या तो डोमिनेंस में आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो इससे भी लड़ाई कर देंगे, क्या हो गया, जब हम इतने सारे हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तो उसको भी मिला लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लड़ाई हुई, एंड दैट लड़ाई का नाम वॉज श्लैशवैंग हॉलस्टीन वॉर, ठीक। किस किस के अगेंस्ट था ये, पर्शिया और ऑस्ट्रिया मिल गए थे वर्सेस डेनमार्क, ठीक है। वॉर हो गया, इट हेल्ड इन 1864। जब ये वॉर हो गया तो ऑब्वियसली ये लोग जीत गए, ये जीत गए तो इन्होंने ले लिया ये, इन्होंने ले लिया इसको, ठीक है। अच्छा, अब
जो फ्रांस था उस टाइम, जो ये जो सिस्टम चल रहा है 1864 वाला जो टाइम है, उस टाइम नेपोलियन थर्ड नाम था, नेपोलियन बोनापार्टे नहीं है ये, नेपोलियन थर्ड जो है ही वॉज किंग ऑफ फ्रांस, एम्परर ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये जो है ये सोच रहा था कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़े और इनके लड़ते ही वीक हो जाएंगे दोनों, और इन पे पूरे जर्मनी को मैं कब्जा कर लूँगा। ठीक है, ये ऐसा सोच रहा था। लेकिन उससे पहले क्या किया, ये जो था बिस्मार्क जो था, अब पर्शिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, ये वाली सिचुएशन अटेन कर चुका था वो। अब इसने क्या किया, 1866 में इसने कहा आ जाओ भाई, पर्शिया ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर दिया। ठीक है, एंड विद इन 7 वीक्स पर्शिया जीत गया। ठीक है, अब ये तो डरेगा, ऑब्वियस सी बात है, डरेगा, क्यों नहीं डरेगा, कि भाई ऑस्ट्रिया जो है उसकी आर्मी को हरा दिया और पर्शिया ने। ठीक है, इसने जो है ये जो था ना बिस्मार्क, ऑस्ट्रिया की हेल्प नहीं की नेपोलियन ने, क्योंकि पर्शिया वाला जो ये बिस्मार्क था इसने नेपोलियन थर्ड से पहले कोलैबोरेशन कर ली थी कि ऐसा है, जहाँ हो वहीं रहो, ऑस्ट्रिया की हेल्प मत करना। इसके बदले में जब हम वॉर जीत जाएंगे, पर्शिया जब वॉर जीत जाएगा, तो ऑस्ट्रिया का कुछ लैंड एरिया हम आपको दे देंगे। किसको दे देंगे, नेपोलियन थर्ड को, ये अपना काम वाम देख लेना। ठीक है, लेकिन बाद में जब वॉर ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे इसको बोला था ऐसा इसने कर दिया, इसने मना कर दिया फिर बिस्मार्क ने कि भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नहीं दे रहा ज़मीन में। ठीक, उसके बाद अब जर्मनी तो यूनिफाइड हो गया, पर्शिया के साथ पहले बाकी सारे स्टेट्स मिल गए, और अब इन्होंने ऑस्ट्रिया को भी अपने अंदर मिला लिया, तो जर्मनी इज़ यूनिफाइड नाउ, जर्मनी एक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1870 में पर्शिया का प्रिंस जो था, उसका नाम पता नहीं क्या था, उसको बोला गया कि इसको ना स्पेनिश किंग बना दो, स्पेन का किंग बना दो। स्पेन का क्यों बना दो, स्पेन यहाँ था, फ्रांस यहाँ है, जर्मनी यहाँ है। ठीक है, अब जर्मनी तो यूनिफाइड हो गया, फ्रांस को भी हमने जो है नेपोलियन थर्ड है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। और फ्रांस जो है ना उसको अपना ये था कि ये फैलना नहीं चाहिए, इसको इतने रहने दो, ये डर के रहना चाहिए, इसीलिए स्पेन में अगर हमारा राजा हो जाए ना तो ये कहीं नहीं जाएगा, फिर डर के रहेगा हमसे। ठीक है, तो मतलब ही वॉन्ट अटैक इधर ये या ये। अच्छा, तो हाँ, लास्ट है इसमें 1871 में ऑन 18 जनवरी विलियम वन जो है उसको जर्मनी का किंग, पूरे जर्मनी का किंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और डिक्लेयर कहाँ किया गया, वर्सेले, एंड वर्सेले इज़ वेयर, इन फ्रांस। क्लियर हुई बात। तो टू शो कि हम जो है बहुत बढ़िया हैं, हमसे पंगा नहीं लेना, पूरा जर्मनी यूनिफाई कर दिया, फ्रांस को अपने अंदर मिला लिया, स्पेन में अपना राजा बिठा दिया, तो दिस वे जर्मनी गॉट पूरी ताकत। ठीक है, आई गेस आई एम क्लियर। चैप्टर का सब टेक्स्ट जो है ना यूनिफिकेशन, इसमें से ये इसको देख के तब एनसीईआरटी को कंसल्ट करना, आई एम प्रीटी मच श्योर आपको समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट विल स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली।